Hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to talk about phosphorus cycle. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कार्बन साइकिल के बारे में बता दिया था और उसके एटमॉस्फेरिक रिजर्वियर के बारे में बताया था, जो कि हाइड्रोस्फीयर हो सकता है या फिर एटमॉस्फेयर हो सकता है, क्योंकि वो एक गैसियस साइकिल है। लेकिन आज मैं आपको फॉस्फोरस साइकिल बताऊंगी। और फॉस्फोरस साइकिल जो है वो एक सेडिमेंट्री साइकिल है। मतलब ये जो है लिथोस्फीयर इसका रिजर्वियर होगा। लिथोस्फीयर मतलब जो सॉइल का सरफेस है वहाँ पर फॉस्फोरस जो है वो अवेलेबल होगा और वहीं से इसकी साइकिल जो है वो रन करेगी। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस के केस में ऐसा नहीं होता। जो प्लांट्स होते हैं वो फॉस्फोरस के लिए एटमॉस्फेयर पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो उसको डायरेक्टली सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है। इसका रिजर्वियर जो है वो लिथोस्फीयर है, मतलब जो सॉइल सरफेस है वहीं पर फॉस्फोरस अवेलेबल होगा। इसीलिए जो स्टोर हाउस है फॉस्फोरस के लिए वो लिथोस्फीयर है, मतलब सॉइल ही है जहाँ पर फॉस्फोरस मिलेगा। प्लांट्स जो हैं वो लिथोस्फीयर से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट, दैट इज़ PO4 नेगेटिव। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं CO2 की फॉर्म में और फिर उसको फिक्स करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस और खाना बनाते हैं और उसके बाद कार्बन साइकिल रन होती है। इसी तरह फॉस्फोरस के लिए जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं इसको सोइल से इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट, दैट इज़ PO4 नेगेटिव, और इस तरीके से फिर इनको प्लांट्स को फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। अब आप सब जानते हो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस जैसे ही प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉस्फोरस प्लांट्स के लिए। और उसके बाद ये प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो खाना खुद बनाते हैं इसलिए वो प्रोड्यूसर लेवल पर पहुंच जाता है फॉस्फोरस। प्रोड्यूसर पर कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर को, यहाँ पर एक एरो आएगा, मतलब कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। फिर जब कंज्यूमर जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर बन जाते हैं तो उन पर डिट्राइटिस फीड करते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया। इसी तरह जो प्रोड्यूसर्स होते हैं लाइक प्लांट होते हैं, उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है लाइक लिटर, तो जब वो सॉइल सरफेस पर आ जाता है तो उस पर भी डिट्राइटस फीड करते हैं। डिट्राइटस जो होते हैं मेनली वो अर्थवर्म टाइप होते हैं जो छोटा ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जब वो उसको ऑर्गेनिक मैटर को पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं तो उसके बाद जो उनका मिनरल होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट मिनरल होता है और जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक फॉस्फोरस हो गया, तो वो सॉइल सॉल्यूशन में चले जाते हैं। क्योंकि वो सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, एक सॉइल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब सॉइल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो इस वजह से सॉइल के अंदर जब फॉस्फेट आ चुका है तो वो इसका एक रिजर्वियर बन चुका है। अब इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पर फॉस्फोरस का रिजर्वियर है। तो अब सॉइल सॉल्यूशन में फॉस्फोरस अवेलेबल है, वापस इसको प्रोड्यूसर अपटेक कर सकते हैं फ्रॉम देयर रूट्स। और उसके अलावा जो ये सॉइल में फॉस्फोरस अवेलेबल है अब ये रन ऑफ कर सकता है थ्रू वाटर। तो जो ग्रेविटी वाटर होता है उसके ज़रिए जो सॉइल में फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो रन ऑफ कर सकता है, या फिर प्रोड्यूसर इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगेन। तो इस तरीके से ये साइकिल रन करती है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनमें भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, लेकिन वो आउट ऑफ साइकिल होता है, क्योंकि फॉस्फोरस जब रॉक्स में प्रेजेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में वो साइकिल में हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो वहाँ पर एक स्टेशनरी फेज में प्रेजेंट होता है। तो जब रॉक्स के अंदर है फॉस्फोरस, तो ये रॉक्स में से फॉस्फोरस जब रॉक्स ब्रेक होती हैं तो उनकी वेदरिंग होती है, मतलब वो टूटती हैं, तो उनमें से जो फॉस्फोरस होता है वो वापस सॉइल के अंदर चला जाता है और फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सॉइल से वापस प्रोड्यूसर ले सकते हैं या फिर ये रन ऑफ कर जाता है। तो इस तरीके से जो फॉस्फोरस है उसकी साइकिल रन करती है। क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं है, ना ही ये हाइड्रोस्फेयर में है, ये सिर्फ और सिर्फ सोलर सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका रिजर्वियर जो है वो है लिथोस्फीयर। उसके अलावा जो फिश को खाने वाले बर्ड्स होते हैं उनके एक्सक्रीटा को गुआनो बोलते हैं, और उनके एक्सक्रीटा के अंदर भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो एक्सक्रीट करती है, अपना फिकल मैटर जो है पास आउट करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी फॉस्फोरस जो है वो सॉइल के अंदर आ जाता है और सॉइल सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है और फिर वो रन ऑफ करके वापस या तो प्लांट्स को मिल जाता है या फिर वो वाटर में चला जाता है। तो इस कंडीशन में फॉस्फोरस साइकिल रन होती है। तो ये पूरा फॉस्फोरस साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि एक सेडिमेंट्री साइकिल है जिसका रिजर्वियर लिथोस्फीयर है और प्लांट्स इसको PO4 नेगेटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। अब तक हमने जो है
इकोसिस्टम के चारों फंक्शन को स्टडी कर लिया है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया। हमने 4 फंक्शन स्टडी किए हैं, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया। सेकंड मैंने आपको डिकम्पोजिशन के बारे में बताया। डिकम्पोजिशन के डिफरेंट प्रोसेसेस जो थी, डिफरेंट स्टेप्स थे, जो भी थे 5 स्टेप मैंने आपको स्टडी करवाए थे, वो पूरे जो है डिकम्पोजिशन के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने एनर्जी फ़्लो पढ़ा था। एनर्जी फ़्लो में मैंने आपको डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के बारे में बताया था, किस तरीके से एनर्जी फ़्लो करती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, ये मैंने आपको बताया। 10% लॉ के बारे में बताया था। उसके अलावा हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा, फूड वेब के बारे में पढ़ा। और फूड वेब जो है वो इंटरमिक्सिंग होती है फूड चेन्स की, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अल्टरनेटिव सोर्स होते हैं फूड के लिए, तो वो सब हमने स्टडी किए थे। उसके बाद मैंने आपको पिरामिड्स बताए थे, जो कि मैंने 3 तरह के बताए थे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। उनकी शेप के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस कंडीशन में कौन सी शेप प्रेजेंट होगी, तो वो इन्वर्टेड हो सकती है, अपराइट हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है दैट विल ऑलवेज बी अपराइट, वो हमेशा ही अपराइट होगा। उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़े थे, जो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो वो हमने 2 टाइप की साइकिल पढ़ी, जिनमें गैसियस रिजर्वियर वाली साइकिल थी, दैट इज़ कार्बन साइकिल को हमने स्टडी किया। उसके अलावा हमने सेडिमेंट्री रिजर्वियर वाली एक लिथोस्फीयर की फॉस्फोरस साइकिल को आज स्टडी किया है। तो इस तरीके से हमने अब तक इकोसिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए, लेकिन अभी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, सक्सेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाना चाहती हूँ, दैट इज़ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में भी डिटेल में दिया गया है, इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो, हमें कोई भी चीज़ अगर नेचर से मिल रही है तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्राइस है उस चीज़ का, मतलब बहुत ही वो वैल्यूएबल चीज़ है। लेकिन क्योंकि वो हमें नेचर से मिल रही है, इसलिए हम बोल देते, इसलिए हमें उस चीज़ की जो है वैल्यू समझ नहीं आती। तो इसी चीज़ को लेके इकोसिस्टम जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोसिस्टम से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो कि एनवायरमेंटल हो सकती हैं, एस्थेटिक होती है, और इनडायरेक्टली भी हमें नेचर बहुत चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी होना चाहिए। अब कौन कौन सी सर्विसेज इकोसिस्टम से हमें मिलती है, मैं ब्रॉडली आपको बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारी सिस्टम जो है बहुत सारी सर्विसेज देता है इकोसिस्टम हमें, बट फिर भी जो मेन है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर एयर या वाटर की प्योरीफिकेशन की बात हम करते हैं, तो अगर हमारा सिस्टम हेल्दी होगा, इकोसिस्टम हेल्दी होगा, तो प्योरीफाइड एयर और वाटर हमें अवेलेबल होगा, जो कि हमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम से मिलता है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, क्योंकि हमें प्योरीफाइड एयर और वाटर प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं वो सॉइल को बांध कर रखते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, और इस तरीके से वो हमें ड्राफ्ट या फ्लड से भी बचाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो हैं वो रन करती हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि इनके डिफरेंट रिजर्वियर होते हैं, उस बेस पर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग रन होती है और एक इकोसिस्टम बैलेंस बना रहता है। फर्टाइल सॉइल हमें मिलती है। उसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं उनके लिए, वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए जो वाइल्ड लाइफ है, उनको एक हैबिटेट प्रोवाइड होता है उस इकोसिस्टम से। और जो क्रॉप्स होती हैं, पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है उनमें, क्योंकि डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉप होती हैं, और डिफरेंट पॉलिनेशन जो है मेथड होते हैं। और क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, चलती है, तो इसलिए कार्बन की स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है हम इकोसिस्टम। और ये एक, क्योंकि इकोसिस्टम बहुत बड़े हैं, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम अवेलेबल हैं, लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। और अगर हम कोई वाटर इकोसिस्टम देखते हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं, और जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा कोई भी इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। तो ऐसी कंडीशन में इकोसिस्टम के हेल्दी होने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो, इकोलॉजिकली बैलेंस बना रहे। तो उसके अलावा भी एस्थेटिक, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू है हमारे इकोसिस्टम की। तो ये सारी सर्विसेज जो हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाता है, लेकिन हमसे इसके बदले में कोई प्राइस नहीं लेता है। तो एक रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनकी कलीग जो थे, उन्होंने एक बहुत ही मतलब ब्रॉड वे में एक डाटा दिया, जो उन्होंने ये बताया कि अगर इकोसिस्टम्स
हमें ये सब चीज़ें देना बंद कर दे और इकोसिस्टम से हमें ये सब चीज़ें खुद से ख़रीदनी पड़े, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसके लिए कितना पैसा देना होगा, कितनी वैल्यू देनी होगी, हमें कितना जो है कॉस्ट होगा उस चीज़ का। तो उन्होंने कहा था कि करीबन अगर हम 1 साल में इकोसिस्टम से जितनी सर्विसेज लेते हैं, जो कि हम फ्री में लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें उनके लिए मतलब उनके लिए खर्च करना पड़े वो उतनी तो वो हमें कम से कम 33 ट्रिलियन US डॉलर के करीब पड़ेंगी। मतलब इतना पैसा हमें देना होगा तब जाके इकोसिस्टम हमें 1 साल में जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है वो हम खुद मेंटेन कर पाएंगे। जो कि उन्होंने एक डिफरेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूट किया कि हमें इस 33 ट्रिलियन US डॉलर का कितना पैसा कितनी जगह पर देना होगा। इकोसिस्टम जो है वो सॉइल के फॉर्मेशन को फ्री में कर देता है, लेकिन अगर हम खुद से सॉइल का फॉर्मेशन करने लगे तो हमें 33 ट्रिलियन US डॉलर का 50% देना होगा। अगर मतलब इसका जो है 33 ट्रिलियन US डॉलर का जब हम हाफ पैसा सॉइल के फॉर्मेशन में लगाएंगे तब हमें सॉइल फॉर्म मिलेगी। इसी तरह रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए 10% देना होगा, मतलब रिक्रिएशन के लिए 10%, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए 10%, क्लाइमेट रेगुलेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए 6%, 6 से 6% ईच देना होगा। मतलब क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए भी 6% देना होगा, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए भी 6% देना होगा। तो ऐसी कंडीशन में 33 ट्रिलियन US डॉलर जो है 1 साल के लिए हमें खर्च करना होगा, जो कि इकोसिस्टम की सर्विसेज के लिए हमें देना होगा, जो अभी हमें फ्री में मिल रही है। तो उन्होंने एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ ये बताई थी कि हमें क्यों इकोसिस्टम से मिलने वाली सर्विसेज को संभाल कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद इन चीज़ों के लिए खर्चा करते हैं तो हमें कम से कम इतना अमाउंट जो है वो देना होगा, उसके बाद हम इकोसिस्टम से ये सर्विसेज ले सकते हैं। तो इसीलिए इकोसिस्टम जो है वो हमें बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोवाइड करवा रहा है। बहुत ही ज़्यादा जो है इजी हो गई है हमारे लिए चीज़ें, क्योंकि इकोसिस्टम से हमें सर्विसेज जो हैं इजीली मिल पा रही हैं। इसीलिए इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर कि हमें अपने इकोसिस्टम को जो है वो हेल्दी रखना चाहिए, बिकॉज़ इकोसिस्टम की सर्विसेज जो हैं अगर उनके लिए हम खुद पैसा खर्च करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो ये चीज़ें इकोसिस्टम के बारे में रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने एक बहुत डिटेल में बात बताई थी। और इस तरीके से आज हमने ये चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक से मैं आपको सक्सेशन पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, और सक्सेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखें, क्योंकि सक्सेशन में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें याद रखनी होंगी, और बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि हमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत अच्छे से समझना होगा। ईजी टॉपिक है, डोंट वरी, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें मैं आपको सक्सेशन के बारे में बताना स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।